तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करते हैं। पता है, कुछ आइडिया है आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का? ठीक है, देखो मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डेल्टा ईजी एच से, इट इज द एनर्जी रिलीज्ड, it is the energy released when an isolated neutral gaseous atom absorbs an electron, जब कोई आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है या अपने शेल में उसको ऐड करता है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसी एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। सपोज करो हमारे पास में एक एटम है, ये कोई शेल है और ये मिड में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। सो ये कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जो इसके आउटर शेल से भी बाहर है। तो जैसे ही ये एटम इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके अपने शेल में ऐड करेगा, इस प्रोसेस के दौरान ये एनर्जी लिबरेट करेगा, एटम से एनर्जी लिबरेट होगी। तो जितनी भी एनर्जी लिबरेट हुई बेटा, उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल्टा ईजी एच से। ईजी मतलब इलेक्ट्रॉन गेन, एच फॉर एंथैल्पी। तो हम कह सकते हैं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ईजी एच। डेल्टा ईजी एच से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे ही किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम, और वो भी न्यूट्रल, किसी भी आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसियस एटम में बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन जाकर के उसके आउटर शेल में ऐड होता है, तब जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अगर इसको हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि सपोज ये कोई आइसोलेटेड गैसियस न्यूट्रल एटम है, जैसे ही इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, इलेक्ट्रॉन ऐड होते ही ये एनायन बनेगा, गैसियस एनायन। और बेटा इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बताओ, ये बात आपको समझ आई? बेटा अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट हुआ है न्यूक्लियस की तरफ। अगर कम एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कम अट्रैक्ट हुआ है न्यूक्लियस की तरफ। सो प्रोडक्शन ऑफ लार्ज एनर्जी, या प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, या रिलीज ऑफ एनर्जी, प्रोडक्शन कह लो या रिलीज कह लो, रिलीज ऑफ एनर्जी इज द measure release of energy is the measure of attractive forces, between incoming electron and nucleus, attractive forces between incoming electron and nucleus, आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस कितनी हैं, इसी से हमें पता चलता है कि एनर्जी कितनी रिलीज होगी। अल्टीमेटली दूसरा भी कह सकते हैं, एनर्जी कितनी रिलीज हुई है, इसी से हम आइडिया लगा लेते हैं कि इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितनी है। हायर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। सो मोर अट्रैक्शन, मोर रिलीज ऑफ एनर्जी। अट्रैक्शन जितनी ज्यादा होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस जितनी ज्यादा होंगी, एनर्जी भी उतनी ही ज्यादा रिलीज होगी। मोर अट्रैक्शन मींस मोर रिलीज ऑफ एनर्जी। ये बात आपको क्लियर है बेटा? ठीक है। तो जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, हम कंसिडर करते हैं उतने ही ज्यादा अट्रैक्शन प्रेजेंट है उस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में। अब अगर इसके यूनिट्स की बात की जाए तो हम जानते हैं भाई ये है तो एक्चुअली एनर्जी ही। जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी भी एनर्जी थी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी एनर्जी ही है तो एनर्जी ही। तो एनर्जी की यूनिट क्या होती है? सेम जैसे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी की थी, सेम एज आयनाइजेशन एंथैल्पी,
या तो हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में, या हम निकालते हैं जूल की फॉर्म में, या हम निकालते हैं किलो जूल की फॉर्म में। तो यही इनकी यूनिट्स बनेंगी, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। हो जाएगा ना यहाँ तक? सर इनकी एसआई यूनिट क्या होती है? बेटा ऐसा यूनिट, अब एनर्जी की ऐसा यूनिट क्या होती है बताओ? जूल की फॉर्म में होती है ना ऐसा यूनिट। यस सर। एनर्जी की ऐसा यूनिट जूल होती है, तो जूल की फॉर्म में अगर हम कैलकुलेट करें तो वो ऐसा यूनिट बनेगी। और अगर नॉर्मल हम और किसी फॉर्म में अगर एक्सप्रेस कर सकते हैं तो हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं, किलो जूल भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। नहीं, वैसे नॉर्मली ऐसा यूनिट हम जूल कंसिडर करते हैं। ठीक ओके है। सर। अच्छा, अब एक बात और ध्यान रखना है आपको कि जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है किसी एटम में और एनर्जी रिलीज होती है इस प्रोसेस के दौरान, तो हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को नेगेटिव कंसिडर करते हैं। तो लिख देंगे कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी डेल्टा एजीएच इज नेगेटिव when electron is when electron is added when electron is added to an atom। और टू एन एटम भी क्या कहते हैं? टू एन अनस्टेबल एटम लिख लो बेटा, क्योंकि जब भी किसी स्टेबल एटम के अंदर अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना होगा तो फिर हम उसको वहां से जो डेल्टा ईजीएच है वो हमें नेगेटिव ना मिलकर पॉजिटिव मिलेगी। मतलब हमें उसको एनर्जी ऐड करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए, बदले में वो हमें एनर्जी नहीं देगा। So delta EGH is negative when electron is added to an unstable atom and सिंपल कहें एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी जब जब एनर्जी रिलीज होगी तब तब हम डेल्टा EGH को नेगेटिव कंसिडर करेंगे। एंड सेकंड पॉइंट, डेल्टा EGH इज पॉजिटिव डेल्टा EGH इज पॉजिटिव when electron is added delta EGH is positive when electron is added टू ए स्टेबल एटम। किसी जब स्टेबल एटम के अंदर हम ऐड करते हैं स्टेबल एटम टू ए स्टेबल एटम एंड एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, और जब एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है तो हम डेल्टा EGH को पॉजिटिव लिखते हैं। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो डेल्टा EGH को हम नेगेटिव मेंशन करेंगे, और अगर एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है तो हम डेल्टा EGH को पॉजिटिव मेंशन करेंगे। बेटा ये बात आपको समझ आया? यस सर। एक चीज और आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि बहुत सारी बुक्स में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जगह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेंशन किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपोजिट होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं मोस्टली ए से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो बेटा ये इसका उल्टा चलेगी, मतलब कि जैसे यहाँ एनर्जी जब रिलीज हुई थी तो डेल्टा EGH नेगेटिव था, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के केस में अगर एनर्जी रिलीज हुई है, इफ एनर्जी इज रिलीज्ड, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आएगी। अगर एनर्जी रिलीज हुई है तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव आएगी। और अगर एनर्जी डोनेट की है मतलब एब्जॉर्ब की है तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव आएगी। तो इफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो बेटा ध्यान रखना है, एफिनिटी की फॉर्म में पूछेगा तो रिलीज के वक्त पॉजिटिव आएगी और एब्जॉर्ब के वक्त नेगेटिव आएगी, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर बात करेंगे तो रिलीज के वक्त नेगेटिव आएगी और एब्जॉर्प्शन के वक्त पॉजिटिव आएगी। बताओ ये बात आपको समझ आई कि नहीं आई? यस सर। अब तो बेटा नेक्स्ट आता है, हम डिस्कस करेंगे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज को, सॉरी सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को। सक्सेसिव, तो सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है बता सकते हो? जैसे सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी थी ऐसे ही सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी है। इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब्ड ड्यू टू सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। it is the amount it is the amount of energy released it is the amount of energy released
और एब्जॉर्ब्ड, रिलीज भी हो सकती है और एब्जॉर्ब्ड भी हो सकती है ड्यू टू सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू गैसियस एटम, सक्सेसिव, ड्यू टू सक्सेसिव एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब सक्सेसिव एडिशन किया जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का, उस दौरान जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सपोज करो हमारे पास में एक एलिमेंट एक्स है, गैसियस एटम है, पहला इलेक्ट्रॉन जब इसमें ऐड हुआ तो ये अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा एनायन की फॉर्म में, गैसियस एनायन। बेटा इस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज हुई वो है आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 1। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि पहले इलेक्ट्रॉन के एडिशन के बाद में अब ये एनायन बन चुका है, और वो भी इसके पास नेगेटिव चार्ज है, एनायन के पास वैसे ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो फर्दर जब इस एनायन के पास में हम एक इलेक्ट्रॉन को और ऐड करना चाहें, तो ऐसे प्रोसेस में आने वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में और उस एनायन के बीच में नेगेटिव चार्ज होने के कारण रिपल्शंस होंगी, और रिपल्शंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन उतनी इजीली उसमें ऐड नहीं कर पाएगा। इसलिए इसको x-1 से x-2 तक पहुंचाने के लिए बेटा हमें ही कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को हम बोलते हैं डेल्टा EgH2। बताओ ये बात आपको समझ आई? तो पहले पहले इलेक्ट्रॉन का एडिशन जो था वो इजीली हो गया, उसने एनर्जी रिलीज की, लेकिन सेकंड इलेक्ट्रॉन के एडिशन के वक्त उसने एनर्जी रिलीज नहीं की, बल्कि हमें उसको एनर्जी देनी पड़ी, उसको एनर्जी एब्जॉर्ब करानी पड़ी ताकि वो उस इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले। ऐसे ही मानेंगे जब ये x2 नेगेटिव आ गया, अभी x2 नेगेटिव में मान लो एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना है, तो x2 नेगेटिव पे तो और भी ज्यादा चार्ज आ गया, और अब उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए हमें और भी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब की बार एनर्जी मिलेंगी नहीं, एनर्जी देनी पड़ेगी। जब सर एनर्जी यहाँ देनी पड़े, एनर्जी अब्जॉर्ब हो रही है, हाँ, फिर दूसरे मतलब ये फिर पहला केस पॉजिटिव है। होना चाहिए। नहीं बताता हूँ मैं आपको बताता हूँ एक सेकंड के लिए। पहले केस में आपने देखा कि एनर्जी रिलीज हुई है, पहले केस में रिलीज हो रहा है एनर्जी का, मैं लिख देता हूँ यहाँ, पहले केस में एनर्जी रिलीज हुई है क्योंकि अट्रैक्शन थी। दूसरे और तीसरे केसेस में एब्जॉर्ब हुई है। तो आप ये सोचो कि राइट हैंड साइड में अगर मैंने कोई नेगेटिव साइन लगाया है तो ये बताओ लेफ्ट हैंड साइड में जाकर वो क्या बनेगा? तो सेकंड और थर्ड केस में ये जो नेगेटिव EgH2 है ये लेफ्ट में जाके बोलो पॉजिटिव बन जाएगा ना। यस। तो इट मीन्स ये एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। अगर हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे, बस इतना कर सकते हो आप, इसको राइट हैंड साइड की बजाय लेफ्ट में लिख सकते हो। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन के लिए अलग से बताना चाहते हैं भाई EgH क्या आया, तो फिर आप बताएंगे कि पहले वाले केस में जो डेल्टा EgH1 आया है वो नेगेटिव आया है, और दूसरे और तीसरे केस में जो डेल्टा EgH2 आया है वो दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आई हैं। तो हमें रिएक्शंस के अंदर जो साइन देख रहे हैं उन साइनों से हमें जो हमें दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल वो साइन नहीं है उसके। रिएक्शन के अंदर हमने एज ए प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की फॉर्म में उनको मेंशन किया हुआ है। अगर जब हम उनको अलग से रिप्रेजेंट करेंगे तब हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव दिखाएंगे जैसा होना चाहिए। क्लियर है बात? अब बेटे जैसे एक एग्जांपल भी दिखा रखा है इन्होंने, ऑक्सीजन का एग्जांपल लेकर के दिखाया है कि सपोज अगर हम ऑक्सीजन के अंदर, ऑक्सीजन के गैसियस एटम में, आइसोलेटेड गैसियस एटम में, न्यूट्रल एटम में जब पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और उसको बनाते हैं, कौन सा आयन बनेगा? ये O नेगेटिव आयन कौन सा बनता है? ऑक्साइड बनेगा या सुपर ऑक्साइड बनेगा या परऑक्साइड बनेगा? हाँ, परऑक्साइड आयन बनते हैं। तो ऑक्सीजन एटम से जब इसको फॉर्मेशन करते हैं, इसको प्रिपेयर करते हैं परऑक्साइड आयन के अंदर, तो बताया है कि यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, और कितनी एनर्जी रिलीज हुई है बता रखा है। यहाँ से एनर्जी रिलीज हुई है, डेल्टा EgH की वैल्यू आपको दे रखी है माइनस के 141 किलो जूल पर मोल। और सेकंड जो सेकंड केस है, अगर मान लो हम इस परोक्साइड आयन को
अगर हम इस पेरोक्साइड आयन में फिर दोबारा से एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके और इसको ऑक्साइड आयन बनाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस में जो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज होगी वो डेल्टा EgH2 होगी। और यहाँ मैं उसको मेंशन करूंगा नेगेटिव साइन से, पॉजिटिव साइन से नहीं, नेगेटिव साइन इसको रिप्रेजेंट करूंगा। तो और यहाँ जब हमने डेल्टा EgH कैलकुलेट किया या उन्होंने हमें मेंशन करके दिया, तो बताया पॉजिटिव वैल्यू दे रखी है उन्होंने 780 किलोजूल पर मोल, 780 किलोजूल पर मोल, यानी पहले इलेक्ट्रॉन के एडिशन से एनर्जी रिलीज हुई है, तो दूसरे केस में एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। बताओ ये बात आपको क्लियर है बेटा? इसमें तो और कोई डाउट नहीं होगा ना? ठीक है, अब हम फैक्टर्स पढ़ते हैं भाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर मेंशन किया गया है, फैक्टर्स अफेक्टिंग EgH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला फैक्टर इन्होंने मेंशन किया एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज। तो बता सकते हो आप एटॉमिक साइज से कैसे डिपेंड करेगा ये? देखो सिंपल सी बात है बेटा कि अगर हमारे पास में दो एटम है, एक एटम, ये सब ये दोनों के लास्ट शेल हैं, ये मैंने दोनों के लास्ट शेल कंसिडर किए हैं। एक एटम का साइज बड़ा है, एक एटम का साइज छोटा है, ये एक छोटा एटम ले लेते हैं, तो एक एटम बड़े साइज का है, एक एटम छोटे साइज का है। दोनों में ही बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन एंटर लेगा, तो सपोज करो ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस एटम के अंदर आएगा। तो मुझे अब ये बताएं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम कहां पर है? बोलो बड़े वाले में जिसकी रेडियस बड़ी होगी, बड़े एटम में जिसकी रेडियस बड़ी होगी, वहां इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच और न्यूक्लियस के बीच में ज्यादा डिस्टेंस होगा, जबकि जिस एटम की रेडियस छोटी होगी उसमें इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि जो आर डैश आएगा वो आर डैश स्मॉल आएगा आर से। और बेटा हमको पता है कि जो फोर्स आती हैं वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं स्क्वायर ऑफ रेडियस के या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। तो जहां डिस्टेंस कम बनेगा वहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगेगी, यानी स्मॉल केसेस में जो फोर्स लगी है स्मॉल केस में वो ज्यादा आएगी लार्जर केस से। तो हम कह सकते हैं कि इफ द साइज ऑफ एटम, if the size of atom is small, अगर एटम का साइज छोटा होता है, if the size of atom is small, then due to due to more force of attraction, then due to more forces of attraction, attraction की ज्यादा फोर्स की वजह से more energy will be more energy will be released, more energy will be released, उतनी ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो क्या आप कह सकते हैं कि साइज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाती है? साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा है, और साइज बड़ा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घट जाएगी। तो साइज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। साइज बड़ा है तो कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी लेस रिलीज ऑफ एनर्जी, और अगर साइज स्मॉलर है तो मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मोर रिलीज ऑफ एनर्जी। बताओ क्लियर है बेटा? सेकंड फैक्टर डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर चार्ज। सेकंड फैक्टर है आपका न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज के बारे में आप क्या कह सकते हो? न्यूक्लियर चार्ज वो फोर्स है जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है यानी इनकमिंग, अगर वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ग्रेटर है, तो ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ज्यादा इजिली इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो सकते हैं और ज्यादा एनर्जी रिलीज हो सकती है।
तो यहाँ हम कह सकते हैं कि मोर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, मोर न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड, उतनी ही एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। मोर एनर्जी विल बी रिलीज्ड बिकॉज ऑफ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, बिकॉज ऑफ मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बेटा समझ में आया? ठीक है। तो क्या हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगी, यानी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। तो न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्लियर है? और बेटा तीसरा जो फैक्टर आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। कैसे डिपेंड करेगा? कि if an atom is fully filled or half filled, that is stable. If an atom is fully filled configuration or half filled configuration, fully और partly filled configuration, partly नहीं कहेंगे बेटा, half filled कहेंगे। partly में तो कुछ भी हो सकता है, partly नहीं कहेंगे, half कहेंगे। if an atom is fully और half filled configuration, ठीक है, अगर किसी एटम में पूरा भरा हुआ है शेल या आधा भरा हुआ है शेल, ठीक है, फुल्ली फिल्ड है या फिर हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, देन इट इज स्टेबल, और वो स्टेबल है, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव, देन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव, तब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बेटा पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं। यानी ऐसे केस में हमें उसको एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को ऐड कराने के लिए, बल्कि एटम हमें एनर्जी नहीं देगा। तो अब अगर हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐड हो तो हमें ही उसको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ये बात समझ आई बेटा आपको? जैसे सपोज हम नाइट्रोजन को, और अगर हम उसको कंसीडर करते हैं ऑक्सीजन को, तो नाइट्रोजन के अंदर अगर बात करें तो उसकी उसकी तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है ना बेटा। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 7 है, अगर उसकी कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो ये आता है 1s2 2s2 2p3 आएगा। और अगर ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन आएगी 1s2 2s2 एंड 2p4। तो बेटा 2p3 हाफ फिल्ड होने की वजह से स्टेबल है, लेकिन 2p4 अनस्टेबल है। और जैसा कि डिस्कस किया कि जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स होंगे या स्टेबल एटम्स होंगे उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी, ऐसा ही हुआ है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू आती है पॉजिटिव 31 किलोजूल पर मोल, पॉजिटिव 31 किलोजूल पर मोल, जबकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव आती है, जिसकी वैल्यू है नेगेटिव 141 किलोजूल पर मोल। तो ये इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है और ये ऑक्सीजन की फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। दोनों की ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, लेकिन एक नेगेटिव है तो दूसरी पॉजिटिव है। तो जो स्टेबल होगा उसको हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगी। समझ बेटा, समझ आया आपको? ठीक है। तो बस ये तीन ही फैक्टर्स होते हैं। एक साइज होता है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दूसरा न्यूक्लियर चार्ज है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और तीसरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है तो एनर्जी पॉजिटिव आएगी, अगर वो अनस्टेबल है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। अब आते हैं बेटा ट्रेंड्स। ट्रेंड्स इन पीरियोडिक टेबल, कि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ जब मूवमेंट करेंगे तो किस तरह से वो वैल्यू चेंज होगी वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन पीरियड्स की। इन पीरियड्स, देखो पीरियड्स में हमेशा मूवमेंट किया जाता है लेफ्ट से राइट। सो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जब भी हम लेफ्ट से राइट चलते हैं, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, आप बता सकते हो न्यूक्लियर चार्ज घटेगा कि बढ़ेगा?
हाँ, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता चला जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसी शेल में ऐड होंगे, बल्कि न्यूक्लियस में ज्यादा प्रोटॉन आते चले जाएंगे, जिस वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। इधर से साइज आपका डिक्रीज होता जाएगा। देखो बेटा, दोनों ही फैक्टर्स डेल्टा एजीएच को यानी इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी को मोर नेगेटिव बना देते हैं। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी की वैल्यू और भी ज्यादा नेगेटिव होती चली जाएगी। लेकिन पीरियड्स में मूवमेंट करते वक्त आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ध्यान देना है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। वो एक्सेप्शन किस वजह से आती हैं उसका कारण मैं आपको बता दूंगा। बट some exceptions arises due to electronic configuration। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वहां पर कुछ एक्सेप्शन भी देखने को हमें मिलेंगी। जैसे अभी अभी हमने देखा था कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में एक्सेप्शन आया था, या हम कह सकते हैं लिथियम से जब हम चलेंगे बेरिलियम पे और फिर बोरोन पे, यहाँ एक एक्सेप्शन हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, हमने अगर हम लिथियम से बेरिलियम की बात करें तो बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होनी चाहिए, क्योंकि वो राइट में प्रेजेंट है लिथियम के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आती है, सेम ऐसा ही हम कह सकते हैं कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में। कार्बन से जब नाइट्रोजन पर चलना चाहिए तो वैल्यू और ज्यादा नेगेटिव आनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव आती है। तो यहाँ बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होने की वजह से इसकी वैल्यू आती है, दी हुई बेटा आपको +66 किलो जूल पर मोल। लिथियम वैल्यू कैरी करता है -60 किलो जूल पर मोल, लिथियम की -60 है। इधर से बोरोन कैरी करता है वैल्यू -83 किलो जूल पर मोल। सेम ऐसा ही कार्बन की जो वैल्यू आती है वो -122 है। नाइट्रोजन आएगा आपका 31, लेकिन पॉजिटिव 31। और ऑक्सीजन की वैल्यू फिर से कितनी आ गई, -144। तो पीरियड्स में अगर जनरल बात करें तो हम यही कहेंगे कि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, साइज डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव होती जाएगी। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस देखने को मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, तो उनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बेटा समझ आया आपको? अब आता है सेकंड, अगर हम पीरियड्स की बजाय ग्रुप्स के मूवमेंट करें तो देखो ग्रुप्स में हमेशा ही ऊपर से नीचे की तरफ मूवमेंट किया जाता है। तो लिखेंगे ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप या ऑन मूविंग अप टू डाउन। जैसे जैसे हम चलते हैं ऊपर से नीचे की तरफ, न्यूक्लियर चार्ज बेटा उसका डिक्रीज करता है, साइज इंक्रीज करता है क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, साइज इंक्रीज करेगा, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू है वो आपकी ऊपर से नीचे जाते हुए लेस नेगेटिव होती चली जाती है। मतलब एनर्जी रिलीज होगी तो सही, लेकिन कम एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज घट गया, साइज बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन का एडिशन थोड़ा डिफिकल्ट हुआ। तो जैसे सिंपल ये केस है, लिथियम से हम सोडियम चलते हैं, पोटेशियम चलते हैं, रुबिडियम चलते हैं, सीजियम चलते हैं, तो ऊपर से नीचे आते हुए वैल्यू डिक्रीज करती जा रही है। लिथियम, उसके बाद है सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। तो लिथियम की वैल्यू आपको मेंशन की गई है -60 है लिथियम। सोडियम कंसिडर करें तो -53 है। पोटेशियम कंसिडर करें तो यहाँ 48 है, -48 है। अच्छा, रुबिडियम के लिए वैल्यू -47 है और सीजियम के लिए वैल्यू -46 है। ये सारी वैल्यूज किलोजूल पर मोल की फॉर्म में दी गई हैं। तो ये 46 है, सारी की सारी हैं ये किलो जूल पर मोल की फॉर्म में। बोलो समझ में आया बेटा आपको? Yes, sir. तो ऊपर से नीचे जाते हुए साइज इंक्रीज करेगा, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज करेगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन गन एंथैल्पी की वैल्यू लेस नेगेटिव आएगी। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, बट हियर आर आल्सो सम एक्सेप्शन। लेकिन यहाँ भी कुछ एक्सेप्शन होंगे। वो एक्सेप्शन क्या होगा? सबसे पहला एक्सेप्शन जो ज्यादातर पूछा जाता है बेटा वो है आपके ऑक्सीजन और सल्फर में। ऑक्सीजन एंड सल्फर में पहला एक्सेप्शन आता है, और दूसरा एक्सेप्शन आता है जो ज्यादातर पूछा जाता है वो है फ्लोरीन और क्लोरीन में। दो एक्सेप्शन यहाँ बनते हैं। अब अगर हम बात करें हमारे ट्रेंड की,
तो ऑक्सीजन जो कि पहले दूसरे शेल का एलिमेंट है और सल्फर जो कि थर्ड शेल का एलिमेंट है, तो ऊपर से नीचे जाते हुए वैल्यू जो होनी चाहिए वो आनी चाहिए लेस नेगेटिव आनी चाहिए, यानी सल्फर की वैल्यू लेस नेगेटिव होनी चाहिए ऑक्सीजन से। एज जनरल जनरल अगर चलें, ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलें, तो ये होना चाहिए, बट यहाँ कुछ उल्टा ही मिलता है। बट सल्फर हैज मोर नेगेटिव इजी एच देन ऑक्सीजन। लेकिन सल्फर की इजी एच की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की एंथैल्पी की वैल्यू ऑक्सीजन से ज्यादा नेगेटिव मिलती है। अब क्वेश्चन आता है ऐसा क्यों है? तुम सिंपली कहेंगे कि ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम, due to smaller size of oxygen atom, the incoming electron and the electron present in the atom, the incoming electron आने वाला इलेक्ट्रॉन and electrons present in it feels repulsion। आने वाला इलेक्ट्रॉन और पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन क्या शो करते हैं? रिपल्शन शो करने लग जाते हैं। फील्स फील्स रिपल्शन, रिपल्शन चार्ट कर देंगे, रिपल्शन। हेंस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी लेस नेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑक्सीजन के केस में लेस नेगेटिव हो जाएगी देन सल्फर। और बेटा यही सेम केस हमें देखने को मिलता है फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में, यही सेम केस हमें मिलता है फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में। तो ये मेंशन करेंगे कि आल्सो दिस केस अराइजेज इन फ्लोरीन एंड क्लोरीन। और यही केस हमें फ्लोरीन और क्लोरीन के केस में भी मिलता है कि फ्लोरीन का साइज स्मॉलर होने की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन और पहले से प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्शन स्टार्ट हो जाते हैं, और रिपल्शन स्टार्ट हो जाने की वजह से एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफिकल्ट हो जाता है, तो वैल्यू लेस नेगेटिव हो जाती है। और बेटा अगर कोई आपसे पूछ ले कि नोबल गैसेस के बारे में बताएं, तो देखो नोबल गैसेस जो होती है वो तो पहले से ही फुल्ली फिल्ड है, और जो पहले से ही फुल्ली फिल्ड है उनको इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऐसे केस में उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है। जो नोबल गैसेस हैव पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यानी एनर्जी हमें उनको सप्लाई करनी पड़ेगी, एनर्जी हमें उनको देनी पड़ेगी अगर हम चाहते हैं कि नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर करें, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करें। तो बताओ ये बात आपको समझ आई है? Yes, sir. बेटा इसमें कोई डाउट है तो बताओ आप। No, sir. ठीक है बेटा, अब ये टॉपिक कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का। अब कल आप इसके मुझे डाउट दे देंगे, और साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक आपका बचता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसके डाउट हो जाएंगे और वो छोटा सा टॉपिक हो जाएगा। तो मंडे को आपका ये चैप्टर में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तब Yes, तक sir. आप इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, एक बार देख लें। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट आएगा तो मैं बताऊंगा, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस थ्योरेटिकल होंगे। ठीक है, कोई भी Yes. न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको यहाँ। तो बेटा Yes, यहाँ sir. तक करो आज आप।